माननीय अध्यक्ष महोदय, नेताजी की आवाज को बुलंद करने के लिए एक तकिया का और जरूरत है। आपसे आग्रह है कि एक की जगह में एक तकिया और इनको दिया जाए, एक टेक्निकली, एक ऊपर उठाने के लिए। एक काम नहीं कर रहा है ठीक से। प्रश्नकाल श्री सुनील कुमार सोनी। साइबर की जो है वो स्थिति बहुत ही खराब है। हजारों लोग जो है वो ठगे जा रहे हैं, कुछ आत्महत्या करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। अगर आंकड़ा देखेंगे 2020 में 2295 मामले, 2021 में 7134 मामले, 2022 में 12,295, 23 में 22,296 और खाली 2024 में जो है उत्तर में 1301 बताया है। लेकिन वो जो आंकड़े हैं वो 16,811 और एआई कहता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहता है कि 17,693। मेरा प्रश्न ये है कि राजधानी के अंदर में सैकड़ों करोड़ रुपया ठगी हुआ है। उत्तर में कम आया 47 करोड़, लेकिन साइबर थाना कहाँ है बहुत कम लोग जानते हैं। और गंभीरता इस बात की है कि सरकार ने राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79A के तहत कोई साइबर विशेषज्ञ नियुक्त नहीं किया है तो बताने का कष्ट करेंगे। और जो है उस थाने के अंदर में एक भी आईपीएस रैंक का जो है जो एक्सपर्ट अधिकारी जो है वहाँ पर है कि नहीं है, ये बताने का कष्ट करेंगे। आपने कहा है उत्तर के अंदर में कि छत्तीसगढ़ के हर जिलों के अंदर में हमने साइबर थाने गठित किए हैं और किए हैं, तो उसके अंदर में कितने जो है जिम्मेदार अधिकारी है और ये जो थाने हैं इन थानों के अंदर में क्या ये सक्षम है कि जो विवेचना करके अपराध दर्ज करके वो तत्काल कार्रवाई कर सकते हैं क्या, ये मेरा प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की ये चिंता बड़ी जायज़ चिंता है और उसमें हम सब काम कर ही रहे हैं। परंतु एक विषय मैं ज़रूर आपसे कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने कहा है कि साइबर थाना कहाँ है उनको नहीं मालूम। तो मैं बताना भी चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से दिसंबर 2023 को साइबर भवन पूरा, अभी दिसंबर 2023 में माननीय 24 में माननीय अध्यक्ष महोदय, दिसंबर 2024 में 277 करोड़ रुपए से बना करके उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। 1 करोड़ 46 लाख रुपए उसमें लाइसेंस और नवीनीकरण आदि के लिए खर्च किए गए, 51 लाख रुपए उसमें आधुनिकीकरण के लिए खर्च किए गए। और ये पूरे प्रदेश का एक साइबर थाना जिसको हम साइबर भवन करके कहते हैं ये है। मैं माननीय सदस्य को अपने साथ लेकर वहाँ जाऊँगा और जितने भी माननीय सदस्य इसमें जाना चाहेंगे मैं सबको निमंत्रित करके एक कार्यक्रम वहाँ जरूर रख लेता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय। एक विषय है। दूसरा, IT एक्ट के अंतर्गत साइबर विशेषज्ञ की बात है, तो साइबर विशेषज्ञ के एम्पेनलमेंट की प्रक्रिया अभी भी हम लोग कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, वो हम लोग शीघ्र पूरा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइबर विशेषज्ञ हो जाएंगे तभी काम आगे बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त साइबर कमांडो I4C संस्था, नई सरकार माननीय मोदी जी की सरकार, माननीय अमित शाह जी के गृहमंत्री जी बनने के बाद I4C गठन किया गया और उसमें साइबर कमांडो का कॉन्सेप्ट है माननीय अध्यक्ष महोदय। तो एक IPS और 5 वरिष्ठ अधिकारी, ऐसे 6 लोगों की साइबर 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। ये 6 महीने की ट्रेनिंग करके वापस आ गए और अब काम यहाँ पर शुरू करेंगे। अगली बैच जाने के लिए तैयार है माननीय अध्यक्ष महोदय। तो वो स्पेशल जो रिक्रूटमेंट है, जो हमको विशेषज्ञ रखने हैं, उसी स्तर के लोग हमारे पास यहाँ पर हैं। अगली बात एक और आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने कहा कि हर जिले में साइबर थाना, ऐसा कहा ही नहीं गया है माननीय अध्यक्ष महोदय। हर जिले में साइबर सेल
का गठन जरूर किया गया है। तो साइबर थाना अलग से नहीं है, साइबर सेल का गठन किया गया है। इसमें प्रशिक्षण की प्रक्रियाएं की गई हैं। हमने सीडैक से प्रशिक्षण की प्रक्रिया की है माननीय अध्यक्ष महोदय, I4C से प्रशिक्षण की प्रक्रिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, इससे भी प्रशिक्षण की प्रक्रिया की है। और ऑनलाइन प्रशिक्षण की प्रक्रिया लगभग हर हफ्ते हर थाने में चलती है। इस तरीके से हम इसने नॉलेज बेस बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और जल्द ही आगे आएंगे। आंकड़े जो आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के हैं, मैं माननीय सदस्य से भी कहना चाहता हूं कि AI के टूल पर आप उतना विश्वास ना करें, क्योंकि AI के टूल पर पहले जिसने भी कुछ बताया होगा वो उसको स्टोर करके उसी को आपको बता देता है। एक ऐसी घटना आप उसमें लें जिसमें आप बताएं कि आज दिनांक को ऐसा ऐसा हुआ, कल कोई और दूसरा उससे पूछेगा तो आपकी घटना को उसमें बता देगा। तो AI उतने परफेक्शन से अभी काम नहीं कर रहा है, पुलिस के डाटाबेस पर एक्सेस AI का नहीं है, और इसलिए जो आंकड़ा पुलिस के द्वारा दिया गया, विभाग के द्वारा दिया गया है, कृपया आप उसी को ध्यान करें। 15,000, 16,000 या AI में 18,000 कह दिया गया, तो AI पर वैसा विश्वास ना करें। फिर भी मैं जानना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, कि AI का कौन सा टूल यूज करते हैं? मैंने जो प्रश्न किया उसका जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया। मैंने प्रश्न किया कि क्या आपके थाने सक्षम है क्या, कि या फिर कोई रिपोर्ट लिखाता, अपराध दर्ज कराता है तो आप रेगुलर थाने के अंदर में भेज देते हैं क्या? मेरा एक ये प्रश्न है। AI के अलावा जो है NCRB जो है वो भी आपका कह रहा है कि जो डाटा के बारे में, और जो 16,000 से अधिक बता रहा है NCRB बता रहा है। और एक प्रतिष्ठित अखबार ने छापा है, मैंने पूछा उससे तो उसने कहा कि PHQ से मैंने पता किया है। तो ये सारे जो नेशनल क्राइम जो रिपोर्ट है, अगर वो भी गलत है तो फिर आखिरकार ये उसको देता कौन है रिपोर्ट? तो ये थाने का मेरे को की विवेचना करके गिरफ्तार करने के लिए वो सक्षम है क्या? खाली राजधानी का बता दीजिए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक साइबर भवन जो मैंने आपसे कहा, जो राज्य स्तरीय थाना है, वहाँ पर पूरे राज्य से कहीं का भी FIR दर्ज हो सकता है। दूसरा, 5 रेंज स्तरीय भी थाने तय किए गए हैं, उन पर भी काम चल रहा है, उसका भी स्ट्रेंथनिंग चल रहा है, उसमें भी ट्रेनिंग चल रहा है। इसके अतिरिक्त 9 और नए साइबर थानों के लिए हमको स्वीकृति मिली है, उसके भी निर्माण का काम चल रहा है। उसके लिए भी हम लोग वैसे पृथक से IT सेक्शन वालों की ही एक अलग श्रृंखला बनाने के लिए अलग से इसमें प्रक्रिया करके भर्ती की प्रक्रिया करेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय, परंतु अभी डेपुटेशन में लेकर ट्रेनिंग करा करके काम करा रहे हैं, तो ये भी हो रहा है। एक बात जो माननीय सदस्य ने कही कि थाने सक्षम है अथवा नहीं है, थाने सक्षम बन रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। साइबर थाना हमारा जो सेंट्रल का है, राज्य का है, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। पूरी सक्षमता के साथ पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जो तकनीक होनी चाहिए वो सारी तकनीकों के साथ हमारा साइबर भवन तैयार है। 5 रेंज थाने हैं, वो भी पूरी तरीके से तैयार है। NCRB का डाटा मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसका अंतिम डाटा 2022 को जारी हुआ है। आप एक बार AI से फिर पूछ लें कि NCRB का आखिरी डाटा कब जारी हुआ है, आपको बता देगा 2022 से पहले जारी हुआ है। 2022 के बाद NCRB का कोई डाटा जारी नहीं हुआ माननीय अध्यक्ष। और पत्रकार साथी जिनकी बात माननीय सदस्य कर रहे हैं, मैं निवेदन पूर्वक कहता हूं कि मैं भी मिलना चाहूंगा उनसे। अनुज जी, अगर NCR इसी में मेरा ये प्रश्न ही नहीं पूरा जो उत्तर दिया इन्होंने, मैंने वही पूछ रहा नहीं, हूँ आपके अध्यक्ष जी, आपके सपोर्ट में बहुत आपने लोग खड़े हैं। अपराध दर्ज करके मैं अपराध समय दर्ज- दूंगा। अध्यक्ष जी, एक ये बहुत चलिए गंभीर, आप कर लीजिए। आपने स्वीकार किया है उत्तर के अंदर में कि बैंक के कर्मचारी इसके अंदर संलिप्त है, और अपराध दर्ज करने के बाद में आज तक के हमने कितने बैंकों के कर्मचारियों को या अधिकारियों को हमने FIR दर्ज करके जेल के अंदर में डाला, या कितने अपराधियों को अभी तक के जो हजारों की संख्या में आ रहे हैं, कितने लोगों को हमने जेल भेजा है? चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है और सबको ध्यान दिलाने वाला है। मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूं कि प्रश्नाधीन अवधि में बैंक के कर्मचारियों पर 7 FIR दर्ज किए गए, 3 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। रायपुर जिले में 1 प्रकरण है जिसमें 4 आरोपी हैं, ये उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का है। दुर्ग जिले में 1 प्रकरण है जिसमें 1 आरोपी हैं, ये बंधन बैंक वाला है।
ये बिलासपुर जिले में एक प्रकरण है जिसमें 2 आरोपी हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के हैं, अतः 7 लोगों के ऊपर FIR करके और उनको जेल डाला गया है माननीय अध्यक्ष महोदय। और ये जो बैंक हैं, इन सारे बैंकों के माध्यम से आगे हम इस प्रक्रिया में भी बढ़ रहे हैं कि अब हम बैंक वालों को भी एकत्रित करके उनके सेल्स टीम को भी बताएंगे क्या करना है। इसके अतिरिक्त मैं आपको और बताना चाहता हूँ माननीय सदस्य महोदय कि विशेष रूप से पॉइंट ऑफ सेल पर, यह भारत में पहली बार हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत में पहली बार हुआ है, पॉइंट ऑफ सेल को भी स्थिति समझ करके कि ये बार बार ऐसे सिम कार्ड बेच रहे हैं जिसके कारण से म्यू लुकआउट क्रिएट हो रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ सेल पर भी कार्यवाही की गई है। 75 FIR किए गए हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, 75 FIR क्या देंगे। चलिए अनुज जी एक प्रश्न कर लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत आभार आपका, आपने अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, यही हाल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की है। कॉपीराइट के इश्यूज जब आते हैं तो उसके लिए किस थाने में FIR किया जाए, इसके लिए 15 दिन का प्रोसेस लग गया। किसी थानेदार को ये जानकारी नहीं थी कि किस धारा के तहत वो FIR दर्ज करे, और 15-20 दिन तो सिर्फ FIR दर्ज कराने में लग गए। और इसके बाद हुआ ये कि आज तक उसका कोई आउटपुट नहीं आया। जब भी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कोई गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करता है, उसको तुरंत रोकने की जरूरत होती है माननीय अध्यक्ष जी। और अगर उसको नहीं रोका गया तो जिसका नुकसान होना, उसका नुकसान हो चुका होता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के लिए क्विक एक्शन के लिए उनकी क्या तैयारी है। चलिए मंत्री जी। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये साइबर क्राइम एक अलग मामला है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ये एक अलग मामला है। लेकिन जो भी थाना आपको कोई असुविधा माननीय सदस्य को ही होगी या जिसको भी हुई होगी, मैं बिल्कुल एक बार बात करके इसको स्पष्ट करूंगा। वैसे सभी थानों में, सभी स्थानों पर इसकी जानकारी है कि किन धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध करना है। राजेश जी छोटा प्रश्न करिए। बहुत छोटा ही प्रश्न है। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, हम रजत जयंती वर्ष की ओर जा रहे हैं, 25 साल होने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, और क्राइम के मामले में लगातार ट्रेनिंग हो रही है। कभी हैदराबाद में सुनते ट्रेनिंग लेकर के आ रहे हैं पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी, कभी यहाँ पर ट्रेनिंग सुनते हैं। लेकिन वाकई में चिंता का विषय खाली इतना है कि अगर 107 करोड़ रुपए की 1.5 साल के अंदर ठगी होती है क्राइम के माध्यम से, और कुल आपके उत्तर में ही आपने बताया 3 करोड़ समथिंग वापस पैसा दिलाया। चिंता का विषय यही है। दूसरा, इतने सीनियर मोस्ट अधिकारी हैं जो PHQ में बैठे हुए हैं, इनको जरा ट्रेनिंग देकर इनको कहीं ना कहीं क्राइम के काम में क्यों नहीं लगाते। एक IG स्तर का एक अधिकारी अभी तक नहीं है इसके अंदर, जो पूरे क्राइम को, आज ये सबसे बड़ा एक खतरा बन गया है। और तीसरा, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इस रायपुर में जब चालान कटते हैं और चालान के अंदर भी फर्जी क्राइम होने लग गए, और ये साइबर की एक रिपोर्ट है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहूंगा कि जरा इसका भी एक बार विश्लेषण जरूर कर ले, ये आपको आग्रह करना चाहता हूं। लेकिन कम से कम एक IG स्तर के अधिकारी की आज आप कम से कम नियुक्ति करें, ताकि इसकी प्राथमिकता को समझें और काम करें। अब मंत्री जी जवाब सुन लो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य हमारे, उन्होंने कहा कि 107 करोड़ इसमें जब्त हुए हैं और 3.69 करोड़ उनको वापसी की जा चुकी है। वापसी की प्रक्रिया न्यायालय के माध्यम से गुजरकर होकर जाती है माननीय अध्यक्ष महोदय। तो जब प्रकरण पूरा हो जाएगा, न्यायालय का आदेश होगा वापस करना है, तब वो वापस होता है। इसलिए ये राशि बराबर आपको दिख नहीं सकती कभी भी, ये स्थितियां कुछ ऐसी ही होंगी। इसमें कालांतर में जब आप प्रश्नावधि बढ़ा होगा तो ये पता चलेगा कि भाई इतनी राशि हमने वापस कर दी, कुल मिलाकर ये स्थिति आती है। मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि चालान के संदर्भ में जो भी आपने कहा है, मैं आपसे ज़रूर एक बार मुझे बताइएगा, आप उसमें जो भी संभावना होगी ज़रूर करते हैं। और IG स्तर के अधिकारी की ही नियुक्ति इसमें होती है माननीय अध्यक्ष महोदय, और वो हो रखी। माननीय अध्यक्ष जी, नाम बता दें कौन, अगर देख रहा है कोई तो। राजेश जी आपका हो गया, तुम एक प्रश्न कर लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें गंभीरता कितनी है मैं माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहूँगा, या प्रभु दोनों डिप्टी CM साहब बैठे। 28 फरवरी को मेरा एक प्रश्न था इसी में। 28 फरवरी के उत्तर में भी माननीय मंत्री जी ने कहा था कि साइबर विशेषज्ञ की नियुक्ति के लिए हमने वित्त विभाग में भेजा है। आज भी उनका उत्तर आया है कि इनकी प्रक्रिया चल रही है। तो मैं
एक प्रश्न ये है कि इसकी प्रक्रिया कब तक चलेगी आपके विभाग में या सरकार में, कि कब तक हो जाएगी या नहीं होगी तो नहीं होगी, हम जैसे हैं सक्षम हैं। दूसरा, आपने एक बात कही, ये नेशनल ग्रिड है उसमें प्रशिक्षण ले रहे हैं, और कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने 5000 कमांडो बनाने के लिए कहा है करके। छत्तीसगढ़ में 6 लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं बोले थे आप। तो अभी छत्तीसगढ़ में कितने लोग प्रशिक्षित हो गए, कितने लोगों के प्रशिक्षण का आपका लक्ष्य है, और कितने प्रशिक्षित लोगों को कितनी जगह नियुक्ति दी गई है, दोनों बता दीजिए कि होगा कि नहीं होगा साइबर विशेषज्ञ की ठीक, जवाब मंत्री जी। 1948 में होगा तुहार, 2048 तक हो जाएगी। 2047 तक जब नामो निशान मिट जाइए त्रिप के नहीं, तब ले हम कर ले, बोला कोई टेंशन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का ये कहना, विशेषज्ञों की भर्ती के लिए प्रक्रिया पूर्ण करके आगे बढ़ाया गया है फाइल। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे भी काम पूरा होता है उसमें कर दिया जाएगा। तारीख बताया 28 फरवरी के प्रश्न में भी आपने यही कहा था, जो आज कह रहे हैं वही। मैं आप कब करेंगे नहीं जानता, पर गंभीरता कितनी है, कितनी सारी ठगी हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मुझसे नियंता बनने की बात कह रहे हैं, मुझसे पूरा सब जातियों के नियंत्रक बनने का कह रहे हैं। ये कैसे संभव है माननीय अध्यक्ष महोदय? प्रक्रिया है, जितनी प्रक्रियाओं के माध्यम से होगा। और कमांडो के ट्रेनिंग के संदर्भ में मैं आपको पहले ही बताया, मैंने माननीय सदस्य सुनील सोनी जी के प्रश्न के उत्तर में इस बात को बताया, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। हमारी ट्रेनिंग करके 1+5 मतलब एक IPS और 5 ये आ चुके हैं, और नया बैच फिर जाएगा। लेकिन इसमें कोई भी चला जाए ऐसा नहीं है, एग्जाम होता है, एग्जाम में जो पास हो जाते हैं वो लोग जाते हैं, इसलिए कितने जाएंगे, कितनी संख्या होगी, उस पर निर्भर होगा। प्रश्न क्रमांक 2, आपने कितने को ट्रेनिंग दी है, डॉक्टर चरणदास मान जी, मान जी प्रश्न प्रश्न लेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं विद्वान मंत्री जी हैं, मैं ज़्यादा भूमिका नहीं बांधना चाहता, सीधे सीधे 8-10 प्रश्न करूंगा छोटे छोटे। मंत्री जी, अगला प्रश्न है। हाँ, अगला प्रश्न क्रमांक 2। आप तैयार हो जाएं, परेशान नहीं करूंगा, सीधे सीधे प्रश्न करूंगा। जिनकी प्रतीक्षा थी वो तो है नहीं, इनसे क्या लेना देना, हमसे भी तो कुछ आदर करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जो मार्गदर्शिका इनको मिली है, उस हिसाब से PM आवास पूर्ण कब माना जाता है, ये मैं जानना चाहता हूं कि जिनको 1,20,000 भुगतान हो जाता है उसके बाद, या मनरेगा के 90 दिन की मजदूरी जोड़कर जो 23,490 जोड़ते हैं, या स्वच्छ भारत मिशन के शौचालय निर्माण जिसके लिए आप 12,000 देते हैं, इस तरह कुल 1,55,490 रुपये बनता है। तो इसका भुगतान कर देते हैं, उसके बाद आवास पूर्ण माना जाता है कि बिना मनरेगा और बिना शौचालय बनाए ही मान लिया जाता है? नहीं, आवास की पूर्णता 3 किस्तों में राशि जाती है माननीय अध्यक्ष महोदय, और निसंदेह आवास तो तभी पूर्ण होता है जब ये सारी चीज़ें बन जाएं। परंतु 3 किस्त के बाद हम ये मानते हैं कि आवास अब अंतिम चरण पर है, व्यक्ति को स्वयं काम करना है माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई संस्था इसमें जाकर बनाती नहीं, और इसलिए पूर्णता के लिए एक बार और अंतिम परीक्षण होता है। लेकिन 3 किस्त बनने के बाद जो लेंटल लेवल का के बाद किस्त जाता है, जो नरेगा का इनको 90 दिनों का भुगतान भी हो जाता है, और जो इनका स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इनको शौचालय दिया वो भी दिया जा चुका होता है, तो इसको पूर्ण माना जाता है। अच्छा, दूसरा एक मुख्य शर्त ये है कि आपको अल्पसंख्यक वर्ग के लिए 15% और दिव्यांगों के लिए 5% सुरक्षित रखना है। क्या आप मुझे बताएंगे कि जितने भी प्रधानमंत्री आवास निर्माण हो रहे हैं उसमें इन वर्गों के लिए सुरक्षित रखा गया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी वरिष्ठ सदस्य हैं, जरूर ये बताना चाहता हूँ
किसको कितना देना है, ये पुरानी सरकार की बात थी। अपने ही लोगों की बात जो सरकार नहीं मानी थी। वर्तमान में विष्णुदेव जी की सरकार है, उन्होंने तो पूरा पूरा दे दिया है माननीय। कोई भी शेष नहीं है, कोई भी शेष नहीं है। जितना 2011 की सर्वे सूची था वो पूरा दिया जा चुका है। 2000 आवास प्लस की सर्वे सूची वो पूरा दिया जा चुका है। तो अब यह प्रश्न कहाँ उठता है कि किसको दिया जाए और किसको न दिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जिस तरह से पुलिस विभाग वाले किसी की बात सुनते ही नहीं, कभी कभी शायद उसी तरह मंत्री व्यवहार कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए 15% और दिव्यांगजनों के लिए 5%, ये आपके आवास योजना में लिखा हुआ, ये हमारे सरकार का निर्देश नहीं है, ये आपके सरकार का निर्देश है। वो आपने दिया है, पूर्ण हुआ है नहीं हुआ है, इतना पूछना चाहता हूँ। मैं पुनः अपनी बात रिपीट करता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, ये किसी को एक बार कुछ आवंटन दिया जाए, 100 आवास देने हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, तो 15 अल्पसंख्यक को, 5 दिव्यांग को, ऐसे दिया जाएगा माननीय अध्यक्ष महोदय। अगर सूची में से 100 देना है तो पूरी सूची ही दे रहे हैं, फिर क्या विषय हो जाता है इसमें? आप छुपा रहे हैं, मैं जान रहा हूँ। मैं इसकी शिकायत ऊपर तक कर सकता हूँ, देखता हूँ करूँगा कि नहीं। दूसरी बात, आपके मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि जिन जिन जिलों में प्रधानमंत्री आवास पर पैसे लिए गए हैं, उन जिलों के कलेक्टर को निलंबित किया जाएगा। मेरे पास शिकायत है तखतपुर से। आप भी जानते हैं, सुशासन त्यौहार में 2,965 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसमें से कितने पैसे के लेन देन की शिकायत है और कहाँ की, ये बताएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी, उनकी सरकार में सुशासन है और सुदर्शन भी है। बड़े बड़ों को नहीं छोड़ा गया माननीय अध्यक्ष महोदय, तो किसी और की तो बात ही नहीं। मैं निसंदेह ये कहना चाहता हूं कि कोई विशेष जानकारी माननीय वरिष्ठ सदस्य के पास, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के पास हो तो अवश्य उपलब्ध कराएं। विशेष जानकारी ये है कि आपके और मुख्यमंत्री जी के, हमारे अध्यक्ष जी के ज़िले में कबीरधाम में प्रधानमंत्री आवास योजना से बैगा परिवारों से अवैध वसूली के संबंध में जानकारी है। और आपका जिला और मेरा जिला भी वैसी है। दूरभाष से आवास मित्रों ने आपको फ़ोन किया है कि हाँ, पैसे की वसूली की गई है। उसी तरीके से तखतपुर के पंचायत के माध्यम से आपको शिकायत कराया गया है, जो सांसद पूर्व हमारे उप मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है। तो ये तीनों जरूरी जगह हैं जहाँ से शिकायतें आई हैं। तो क्या इन सब जगह के कलेक्टर आप सस्पेंड करने जा रहे हैं? इसमें जो जिला कबीरधाम के कुकदुर क्षेत्र का ये विषय आया है माननीय अध्यक्ष महोदय, उस पर जांच भी चल रही है। और माननीय सदस्य बता रहे हैं तखतपुर जो क्षेत्र है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, मैं उसकी भी जानकारी एकत्रित करके उस पर भी जांच करा लेते माननीय अध्यक्ष महोदय। उसमें कोई संशय नहीं। गड़बड़ जो करेगा उस पर काम किया जाएगा। चलिए आप पूछ लीजिए। 1 मिनट, आपका तो हो गया। कहाँ हुआ सर? अच्छा, अभी 3-4 ही हुए हैं। मनरेगा में 100% राशि आपने नहीं दी है बनाने के लिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मेरे पास हैं। माननीय मंत्री जी, इधर देखिए ना ज़रा। तो इनको मैं आपके समक्ष रखूं कि मुझे अध्यक्ष मुझे इजाज़त देंगे कि मैं पटल पर रखूं? अभी जवाब मंत्री जी दे रहे हैं आपके सारे प्रश्नों को, आप पूछते जाइए। माननीय अध्यक्ष, वैसे माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार प्रश्न थोड़ा बता देंगे। आपने जिन जिन स्थानों में मनरेगा की राशि नहीं दी है, उन स्थानों की सूची है, जिसमें सबसे चिंताजनक स्थिति यह है कि उसमें जसपुर जिला, जो आपके मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, जिला है, वो भी शामिल है। और तमाम सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर में तो आपने 38% ही राशि दी है।
तो इनके बारे में क्या कहेंगे कि इनको मनरेगा का बाद में भुगतान करेंगे कि नहीं करेंगे? ये श्रमिकों का समस्त भुगतान शायद बीजापुर जो विशेष बात कह रहे हैं उसके लिए एक बार और परीक्षण की आवश्यकता होगी माननीय अध्यक्ष महोदय। परंतु इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि लेबर पेमेंट 30 जून तक पूरा किया जा चुका है। वो रिपोर्ट अगर 30 जून के पहले का होगा तो एक बार माननीय वरिष्ठ सदस्य महोदय को, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को एक बार ध्यान देना होगा। परंतु 30 जून तक का लेबर पेमेंट हो गया है। बीजापुर जैसे कुछ स्थान हैं, अगर वो बहुत इंटीरियर है, बैंक का खाता का परेशानी है, ऐसी कोई भी परेशानी होगी तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं पूरी शिद्दत के साथ उसको करता हूँ। चलिए, ये तमाम फोटोग्राफ्स हैं, आप देख लीजिए ना इधर। एक मिनट सर, बहुत हो गया सर प्लीज देखिए। तो जिनको अपूर्ण आवासों को पूर्ण बताकर इन्होंने भुगतान कर दिया, ऐसे मेरे पास सब फोटोग्राफ्स हैं। ये अपूर्णता की स्थिति के होंगे माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पूर्ण हो चुके होंगे। अभी फिर से कराना होगा क्योंकि ये 30 जून तक का लेबर पेमेंट पूरा हो चुका है। अभी पहले कोई फोटो दे दिया है माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को, तो ये आप ही के विभाग के फोटो हैं, मैंने नहीं खींचा इनको। और आप तो एआई तक को गलत बता रहे हैं, तो पता नहीं कौन कौन गलत बता दोगे आप। मैं तो ये चाहता हूं कि मैं इन सब पत्रक को आपकी अनुमति हो तो यहाँ पटन पर रख देता हूँ और इसकी शिकायत ऊपर भी करूँगा कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं और माननीय नरेंद्र मंत्री जी को ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बेवकूफ़ शब्द अगर गलत है तो दस्तावेज, सॉरी। आप इतने वरिष्ठ हैं, फोटो, दस्तावेज, पेपर कटिंग, इस विषय को लेकर प्रस्तुत करना कितना उचित है आप ज़्यादा जानते हैं। और दूसरी बात, एआई अपने हर रिपोर्ट में नीचे लिखता है कि इसकी विश्वसनीयता को रीचेकअप करने की जरूरत है। एआई के कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगे, उस एआई के नीचे रिपोर्ट में एक कॉलम रहता है, यह पूर्णतः विश्वसनीय नहीं है, इसको क्रॉस चेक अप करने की जरूरत है, आप जानते हैं। और चलिए एक प्रश्न आप कर लीजिए। नहीं, आप बैठ जाओ सब। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जो ये बात 90 दिन की भुगतान की आई है मंत्री जी, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि अकलतरा में ही करीब 12,500 जो आवास स्वीकृत हम लोगों का टारगेट था, जिसमें 10,000 के आसपास स्वीकृत हुए हैं और 4,280 उसमें पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन 1,705 के मनरेगा का भुगतान नहीं हुआ है। और मैं आपके संज्ञान में भी लाना चाहूँगा इस सवाल के साथ कि इसमें वर्क कोड जनरेट नहीं हो रहा है, जो बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से ये टारगेट जो हमें नंबर का दिख रहा है, इसके अलावा भी लोगों का भुगतान नहीं हो रहा है और इस बहुत विषम परिस्थिति है। तो आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इसका परीक्षण भी करा लें और ये कब तक भुगतान हो पाएगा, वर्क कोड जनरेट होकर, इसका भी आप जवाब देने की कृपा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अकलतरा के संदर्भ में कह रहे हैं, मैं ज़रूर बताता हूँ उस विषय पे, लेकिन मुझे बड़ा कष्ट हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा दुख हुआ है। ये इतने हमारे नेता प्रतिपक्ष जी इतने वरिष्ठ हैं, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि कोई किसी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये अद्भुत है माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने खुद यहाँ बैठकर बार बार इस बात को, गरीबों के आवाज़ को ठुकरा कर पूरी गरीब जनता को, पूरे छत्तीसगढ़ के परेशान किया, आज वो ये बात बोलेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय। मैंने किस आधार पर माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो पूरी तैयारी के साथ आया था। मैंने सोचा था कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी भी आएंगे तो पूरी बात की जाएगी। ये वो पत्र है जिसमें केंद्र की सरकार ने ज़्यादा आवाज़ दिया और नहीं लेंगे करके वापस भेज दिया। इसमें दूसरे पत्र भी हैं जिसमें केंद्र की सरकार में गिरिराज जी मंत्री थे इस विभाग के, उन्होंने आग्रह किया कि इसको ले ले, नहीं लिया गया। नरेंद्र सिंह तोमर जी मंत्री थे, उन्होंने आग्रह किया, नहीं लिया गया। उसके बाद माननीय विष्णुदेव जी की सरकार में जितने आवास आए हैं, मैं सारे पत्र रख कर बैठा हूँ माननीय अध्यक्ष। और इन सारी बातों के बाद आज जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार में पूरे के पूरे 100% आवास स्वीकृत, पूरे 2011 की पूरी सूची, आवास की पूरी सूची, उसके बाद 31 लाख नए आवासों का सर्वे ये किया जाए, तब कोई सदन में माननीय नेता प्रतिपक्ष जी इतने वरिष्ठ होकर अगर यह कहें कि कोई किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं यही कहूंगा, जनता को बेवकूफ बनाया गया था माननीय अध्यक्ष, जनता को बैठिए समय दूंगा, बैठिए। जनता
पहली बात तो अरे भाई बैठिए तो आप बैठिए। नेताजी का प्रश्न है, वो सक्षम है अपनी बात को पूरी तरीके से कहने में। पूरक प्रश्न। जहाँ तक सवाल है, बेवकूफ शब्द विलोपित हो चुका है, उसका उपयोग किसी को नहीं करना है सदन के अंदर, और इसलिए कार्रवाई आगे बढ़े। एक प्रश्न आप कर लीजिए छोटा, 1 मिनट बैठिए। यादव को मैं बोला एक छोटा प्रश्न करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस बात की स्पष्टता चाहता हूं कि विकलांग, जो हमारे विकलांग भाई हैं, उनके लिए कोई कोटा है क्या? दिव्यांग भाइयों के लिए ठीक है, दिव्यांग भाइयों के लिए कोई कोटा है क्या? उसकी कोई स्पष्टता ये दे पाएंगे क्या? कितने लोगों को दिया गया? एक मिनट, मेरी पूरी बात होने दीजिए। अल्पसंख्यक भाइयों के लिए कोई कोटा है क्या? उसकी कोई स्पष्टता दे पाएंगे क्या? और लास्ट कि इन्होंने कितनी घोषणा, कितनी शहरी आवास की घोषणा की थी और कितने का ये टेंडर कर चुके हैं, या कितने की प्रक्रिया इन्होंने आगे बढ़ाई है? कितने लोगों को मकान ये देने जा रहे हैं शहर में? क्योंकि 18 लाख आवास के होर्डिंग्स तो दिखते हैं, लेकिन शहर में कोई फंड आता हुआ नहीं दिखता। प्रधानमंत्री उद्भूत नहीं होता, जो आप जवाब देना दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अगर मुझसे शहरी आवास का कहेंगे तो मैं कैसे बता सकता हूँ? माननीय सदस्य को आपको समझना होगा। चलिए क्रमांक 3 मोले जी, चलिए बैठिए। मोले जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मनरेगा योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार में 1 अप्रैल 24 से जून 25 तक कितनी राशि व्यय किया गया, कितना शेष तथा किन किन मदों में खर्च किया गया? आपने मजदूरी और सामग्री का मद बताए, और मेरा पूछने का आशय है कि क्या पक्का गली निर्माण, स्कूल भवन निर्माण, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, पक्का नाली निर्माण, अहाता निर्माण और मरघर से निर्माण, मेरा आशय है। इस आशा में आप जानकारी देना चाहें तो अच्छी बात होगी कि सामग्री में तो आपने खर्च किया, मजदूरी में बता दिया, तो इन मदों के लिए क्या आपने राशि स्वीकृति की है प्रदेश में कि नहीं की है, मैं जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय। मोहले जी सबसे वरिष्ठ हमारे विधायकों में से हैं, बहुत अनुभव है, तो इनके मोहले जी का एक प्रश्न का जवाब आपको देना है। मैं बाहर में भी पूरा इनके प्रश्नों का जवाब देता हूं मैं। और कुछ प्रश्न भैया ऐसे करते हैं कि मैं लोग भागना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बाहर वाला जो प्रश्न इनका है तो भाग जाना पड़ता है। मोहिले जी का जीवन AI से चल रहा है, मालूम है तुमको? उनकी उपलब्धता AI में बहुत है, अकेले होने के बाद। उसमें भी संशोधन करा लीजिए, AI में संशोधन होता है, कर लीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। बता देंगे, आप बाहर निकल के पूछ लीजिए। AI का इस्तेमाल संशोधित करके ही करते हैं, अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। मैं उनका हर चीज आर्टिफिशियल है, ध्यान रखिएगा। आप भ्रम में हो, कोई चीज आर्टिफिशियल इनका नहीं है, भ्रम में हो आप। माननीय अध्यक्ष को मेरे बात मालूम है, मैं आर्टिफिशियल। देखिए, हम दोनों मेंबर आप पार्लियामेंट रहे हो ना, सालों साल से एक साथ रहे हैं, विधायक के रूप में, सांसद के रूप में, तो कभी ऐसे रातें भी आती थी जब एक ही बिस्तर में गुजारे। इसीलिए ऐसे प्रश्नों और बातों से थोड़ा बच के रहना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं कि माननीय वरिष्ठ हमारे सदस्य ने जो प्रश्न किया है उसका समुचित उत्तर वैसे इसमें है। नरेगा में तो मद ही, मजदूरी, सामग्री और प्रशासनिक 3 ही मद हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। उन्हीं मदों के आधार पर पूछा गया था और उन्हीं मदों के आधार पर जानकारी दी गई है। लेकिन फिर भी अगर माननीय सदस्य कहते हैं कि उनको कार्यों के आधार पर जानकारी अगर उपलब्ध कराना है तो मैं ज़रूर उपलब्ध करा दूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय। इसमें जो विषय है
कि कार्य की संख्या भी एक कॉलम में दिया गया है। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस सैकड़ा 7,15,453 कार्य और अभी 6 महीने में 3,49,587 कार्य, यह कार्य भी इसके अंतर्गत दिए गए। बाकी व्यक्तिमूलक कार्य हैं या अन्य कार्य हैं, वो आप जैसा बताएंगे वो मैं करवाता हूँ। फिर आशय पूछने का है, आवास निर्माण में आप मनरेगा का राशि का उपयोग कर रहे हैं और अन्य में आपका, फिर मैं बोल रहा हूँ, चाहे आपका आंगनबाड़ी भवन हो, चाहे सीसी गली हो, पक्का नाली निर्माण हो, मरघर से निर्माण हो, ये आपने दूसरे प्रश्न में आपने बता दिया कि प्रतिबंध नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है, जब प्रतिबंध नहीं है तो प्रदेश में ये स्वीकृति नहीं की जा रही। या तो मैं उदाहरण के लिए मुंगेली जिले में, तो क्या इसको आप भविष्य में स्वीकृति करेंगे या क्यों नहीं किए, ये बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि पिछले प्रश्न में ही स्पष्ट हुआ था कि पिछली सरकार ने प्रधानमंत्री आवास की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था और काम ही नहीं किए थे, और इसलिए इस सरकार में गरीबों के आवास को बनाने के लिए बहुत प्रयास करने की ज़रूरत पड़ रही है। अभी मैं आपसे बताना चाहता हूं कि कुल मिलाकर 14 लाख आवासों की स्वीकृति, नई स्वीकृति, माननीय अध्यक्ष महोदय, 14,30,000 नए आवासों की स्वीकृति दी गई। प्रत्येक आवास के पीछे 90 दिनों का कार्य दिवस है। कुल आवंटित कार्य दिवस से अधिक कार्य दिवस इसके लिए हो जा रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र में बात की है और शीघ्र ही हमको नया और आवंटन इसमें मैन डेज के लिए मिल जाएगा। मैन डेज के लिए आवास मिल जाने के बाद कोई आवश्यक विषय ही नहीं है कि ना हुआ हो कार्य, सारे कार्य पूरे किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 11 कार्य आप उसी को मैं फिर प्रश्न पूछना चाहता हूँ, तो उसमें आपने स्वीकृति किया कि नहीं प्रदेश में? नहीं, अधोसंरचनात्मक काम है माननीय अध्यक्ष महोदय। तो वर्ष 2024-25 में 2,147 अधोसंरचना के काम और वर्ष 2025-26 में भी 1,296 अधोसंरचना के कार्य किए गए। अध्यक्ष महोदय, मैं अन्य जगह मंत्री जी जरूर बोल रहे हैं, तो है ग्राम पंचायतों में कार्य नहीं हो रहा है, तो मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि भविष्य में क्या मैं जो पूरे में कराएंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य जी हैं, इनका दिया हुआ काम पूरा ना होकर कैसे जिया जा सकता है, अतः इनका दिया हुआ कार्य बहुत बढ़िया हमेशा पूरा होगा। अध्यक्ष महोदय, लता उसेंडी जी, अध्यक्ष महोदय, हो गया भाई, जवाब इससे बड़ा और क्या आएगा। लता जी, आप प्रश्न करिए तो आप पूछ सकते हैं, प्रश्न लगाइए ना भविष्य में आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि 15/5/2025 को कोंडागांव जिला स्वास्थ्य प्रभारी मुख्य चिकित्सक के अभ्यावेदन पर न्यायालय से कोई निर्देश प्राप्त हुआ है क्या विभाग को? माननीय अध्यक्ष महोदय, 15/5/2025 को माननीय न्यायालय से उस डेट में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु उससे पहले जिस बात को ये जानना चाह रही हैं, माननीय न्यायालय ने ये निर्देश दिए हैं, मैं उसको डेट वाइज बता देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 5/9/2024 को CMHO कोंडागांव डॉक्टर रामकेश्वर सिंह कुशवाहा उनके स्थानांतरण उसमें CMHO से CS में जो कर दिए थे, उसके विरुद्ध में माननीय न्यायालय ने स्टे दिया 5/9/2024 को। फिर उसकी पेशी की डेट 28/2/2025 को अंतरिम राहत दिया, फिर 6 मार्च 2025 को अंतरिम राहत दिया, फिर 18 मार्च 2025 को अंतरिम राहत दिए और 28/4/2025 को माननीय न्यायालय ने कहा कि अब विभाग उस पर निर्णय ले क्या करना है,
तो विभाग की कमेटी ने उस पर निर्णय लिया कि जो ट्रांसफ़र आदेश है, जो स्थानांतरण नीति 2022 का उसमें पालन हुआ है, इसलिए शासन का जो आदेश है वो यथावत रहेगा और इस आदेश को 15/5/2025 को जारी किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक पत्र है 15/5/2025 का, जिसमें ये लिखा गया है, मैं अंतिम लाइन पढ़ रही हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय। राज्य शासन एतद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा याचिका क्रमांक WPC 5435/2024 में पारित आदेश दिनांक 25/9/2024 के परिपालन में डॉक्टर रामकेश्वर सिंह कुशवाहा चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक निरंक को पूर्ण विचारोपरांत अमान्य करता है। तो ये अमान्य करने का आदेश निर्देश की कॉपी मेरे पास है, मैं माननीय मंत्री जी को उपलब्ध करा दूंगी। अगर माननीय अध्यक्ष महोदय 15/5/25 को ये अभ्यावेदन अमान्य किया गया है, तो उसके बाद से लेके ट्रांसफ़र नीति जब लागू हुई और ट्रांसफ़र होने तक कौन वहाँ पे प्रभार था और विभाग ने क्या कार्रवाई की? अगर विभाग ने कोर्ट के इस निर्देश का पालन किया है और नहीं किया है तो इसके लिए दोषी कौन है? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य हैं दीदी, इन्होंने जिस लाइन को पढ़ा है वो लाइन मेरे पास भी है। चूँकि मूल जो स्टे था उस डेट और नंबर को विभाग ने कोड किया है और उसके बाद से जो मैंने कहा कि ये 5/9/2024 का ये माननीय कोर्ट का वो है, इसके बाद से फिर 28/2 को जैसा मैंने कहा ये कोर्ट का अंतरिम आदेश के है, मैं कापी भी दे दूंगा। इसके बाद 6/3 का माननीय अंतरिम आदेश का कापी ये है। इसके बाद 18/3 का अंतरिम आदेश का कापी ये है, आपको दे दूंगा मैं। ये कोर्ट में चल ही रहा था दीदी, तो कोर्ट ने अंतिम में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना चाह रही हूँ कि लास्ट में जो है, लास्ट अंतिम तिथि बता दें बस। नहीं, आप जो जानना चाह रही हैं 28, मैं बस यही जानना चाहती हूँ। ये हमारे पास जो पत्र है 15/5/25 का है। हाँ, और न्यायालय का आदेश है, तो अमान्य माना गया, तो इसका पालन आपने किया, आपके यहाँ हुआ कि नहीं हुआ, बस इतना। नहीं, बिल्कुल हुआ है। 28/4 को आखिरी बार कोर्ट ने कहा कि विभाग निर्णय करे, उस पे कार्रवाई क्या हुई? हाँ, मैं ये जानना चाह रही हूँ। और माननीय अध्यक्ष, मुझे 4 की बात नहीं, ये तो 5वें महीने की बात। लता जी का मूल प्रश्न ये है कि आपने जो अंतिम रूप में कहा, उनका प्रश्न है जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, इतनी जानकारी दे दें बस। इसमें अभी इसमें 2-3 प्रश्न और हैं इनका उसी में ही, तो लेकिन जो ये पूछना चाह रही हूँ एक ही दे दो ना। उसमें 15/5 को हमने उसमें आदेश के जो स्टे लगा था, आदेश ने कहा कि विभाग निर्णय करे। हमने निर्णय किया कि हम स्टे को नहीं मानेंगे और हम सही किए हैं। और उसका जब अभी स्थानांतरण नीति वाला भी जारी हुआ है, 15 मई को आदेश जारी किया और जून में हमने उसका ट्रांसफ़र सुकमा कर दिया। ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है, आपने जनप्रतिनिधि लोगों के भावनाओं का ख्याल नहीं रखा, विभाग के अधिकारी आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कोई बात नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ माननीय अध्यक्ष, हमने जांच के लिए भी कहा था, जांच समिति वहाँ गई थी और जांच का कोई रिपोर्ट आया है क्या? जी हाँ, जांच का रिपोर्ट आया है और उसमें शिकायत के आधार पर आपने इसी विधानसभा सत्र में 4 मार्च को आपने शिकायत पत्र मुझे दिया था। 21 मार्च को हमने समिति का गठन किया और समिति के गठन के बाद अप्रैल और मई में जांच हुई। जांच के बाद 11 जुलाई को रिपोर्ट आया है और उसमें अनियमितता पाई गई है। उस पर क्या कार्रवाई हुई? ये जांच रिपोर्ट हमने गंभीरता से किया है माननीय अध्यक्ष महोदय। दीदी ने जैसा कहा कि अधिकारी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। छत्तीसगढ़ में जो भी गड़बड़ करेगा उसको सजा मिलेगी और इतना त्वरित हमने 3 महीने में पूरा ये लगभग 100 पन्ने का जांच रिपोर्ट किया है। उसमें अनियमितता पाया गया है और जो भी उसमें हैं, उसमें 4 NHM के हैं और 7 रेगुलर स्टाफ हैं। उसमें 2 CMHO हैं तत्कालीन जो उस समय थे, 2 DPM हैं। सभी को हमने नोटिस दिया है कि आपकी ये अनियमितता है, इस पर क्या कहना है। चूँकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ जब तक नोटिस नहीं देंगे फिर वो कोर्ट में जाएंगे, फिर कोई मतलब नहीं होगा। और नोटिस के जवाब आने के बाद जो भी उसमें होगा नियमानुसार पूरी कार्रवाई करेंगे।
माननीय अध्यक्ष महोदय, कोर्ट का खेल तो स्वास्थ्य विभाग लगातार खेल रहा है, ये हम लोग देख ही रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के विषय हैं। स्पष्ट इसमें एक निष्कर्ष निकला हुआ है जो माननीय मंत्री जी के पास है। मैं ये कहना चाहती हूँ, उन्हें निलंबन करके ईओडब्ल्यू से जांच कराएंगे क्या? देखिए, उसमें जवाब आने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो निलंबन भी करेंगे, जो कार्रवाई है नियमानुसार सब करेंगे। चलिए जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आपकी खुद की टीम गई थी, आपके विभाग के सारे अधिकारी लोग गए थे, उनके समक्ष जितने संधारण पंजी है वो सारे उनके समक्ष ही हुए थे, और सारा टीम का जो आपके अधिकारी थे सारे लोगों ने ये निष्कर्ष रिपोर्ट निकाला। इसके बाद आपने उन्हें निलंबन करेंगे और जांच ईओडब्ल्यू से जांच कराएंगे क्या? मैं इतना चाह रही हूँ, निलंबन भी कर सकते। अब आप उनको नोटिस देके क्यों बचाना चाह रहे हैं माननीय अध्यक्ष? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लगातार इस विषय पे बातचीत हो रही है, उसके बावजूद भी जो है इस पे मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में भी इसी तरह से चलता रहा तो जो हमारी मंशा है उसके अनुरूप कोई जांच हो इस पे कार्रवाई हो पाएगी। तो माननीय अध्यक्ष जी से मैं चाहूँगी कि उन्हें निलंबित करके ईओडब्ल्यू से जांच कराएंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य हमारी हैं, इनको धन्यवाद देना चाहिए। 3 महीने में हमने इतनी बड़ी पूरी जांच कराया। इतना बड़ा जांच था, 2 सीएमएचओ के कार्यकाल का था, 100 पन्ने की जांच रिपोर्ट है। जांच कराई है, उसकी रिपोर्ट तो बनी नहीं रही जवाब है। मान दीजिए, बैठिए। इसमें लिखा है जवाब में रिपोर्ट तैयार की जा रही है, तो कितने दिन में जांच हुई, तब रिपोर्ट तैयार करने में कितने दिन लगेंगे, फिर कार्रवाई में कितने दिन लगेगी, ये बताइए। देखिए, रिपोर्ट कितने दिन में तैयार होगी उसको? अभी मैं मूलकर्ता का प्रश्नकर्ता का जवाब दे रहा हूं, आपका दूंगा अभी बाद में। माननीय सदस्य महोदया ने जैसा पूछा कि कार्रवाई करेंगे, तो निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोई चीज़ छुपाया नहीं, उसमें अनियमितता पाई गई है और उसमें 11 लोगों के नाम हैं, और चूंकि नियम है, प्रक्रिया है, आप सब लोग मंत्री भी रहे हैं, एक बार उनको तो नोटिस इसमें देना पड़ेगा जवाब कि ये जो जांच आई है इस पर क्या कहना है, और विभाग पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट कार्रवाई करिए। और ईओडब्ल्यू जांच का तो सवाल नहीं उठता है इसमें, क्योंकि विभाग सक्षम है जांच करने के लिए। अगर लगेगा कि हम नहीं कर पा रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा आर्थिक मामला, आर्थिक वित्तीय अनियमितता बताई गई है। माननीय अध्यक्ष, चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी में नोटिस जारी आपने कब किया है, उसका तारीख बताएंगे, और उसके कितने दिन का अवधि दिया हुआ है, और अवधि के बाद में उसके उसके कार्यवाही के समय सीमा निर्धारित करेंगे। इसमें आपने खरीदी में भी उनकी अनियमितता पाई गई है, आर्थिक मामला भी है, ये गड़बड़ियां पाई गई, सारे बातों को जांचकर्ता ने प्रतिवेदन दिया है, आपने स्वीकार किया है, और स्वीकार करने के बाद में ये जो लंबी अवधि जारी है, इसलिए एक तारीख बताना, और तारीख बताने के बाद में कितने दिन के अंदर में कार्रवाई हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 11 जुलाई को रिपोर्ट आई है और हमने 12 तारीख को नोटिस भी दे दिया है, और इसमें हम 1 माह के अंदर अधिकतम पूरी कार्रवाई करके सदस्य को भी बता देंगे, और अगला सेशन 1 महीना की समय सीमा। ठीक, आप बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले आपने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद निर्णय लेंगे, ईओडब्ल्यू की बात कही तो आपने यही हाउस में कहा भी। उसके बाद दूसरे प्रश्न में कहा कि अभी जांच की रिपोर्ट बनी नहीं है, कब बनेगी ये तय नहीं है। अभी 1 महीने कहा और निर्णय हो गया कि ईओडब्ल्यू जांच की जरूरत नहीं है, विभाग सक्षम। दोनों में से कौन सी बात सही कि ईओडब्ल्यू की जांच की जरूरत बताएंगे बोल रहे हैं, फिर बोलते हैं कि ईओडब्ल्यू जांच की जरूरत नहीं है। मैं एक लाइन जानना चाहता हूं कि जांच की रिपोर्ट कब तक तैयार होगी, आपने कहा है, और कितने दिन में कार्रवाई होगी। और माननीय सदस्य ने मांग किया है ईओडब्ल्यू जांच आप नहीं करवाने का, बिना जांच रिपोर्ट के किस आधार पर निर्णय ले लिया? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो बात कर रहे हैं वो 10 जुलाई जब विधानसभा में जवाब करना होता है उस डेट तक जांच रिपोर्ट नहीं आई थी। अभी मेरे पास ये जांच रिपोर्ट उपलब्ध हो चुका है, और मैंने सदन बताया, शायद आप सुने नहीं, कि हमने इसमें अनियमितता पाई है, और 11 जुलाई को हमारे पास रिपोर्ट आया है। 12 को हमने उसमें उनको वो दिया है, जवाब मंगा है कि ये अनियमितता आपके खिलाफ कमेटी ने लिया है, क्या कहना है आपका। और इसके बाद जैसे उनको जवाब आता है तो मैं तो 1 महीना ज़्यादा टाइम बताया हूँ माननीय अध्यक्ष में, हम अति शीघ्र उस पर कार्रवाई करेंगे। क्या समय सीमा में कार्रवाई करें? क्रमांक 5 श्रीमती शेषराज हरवंश। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने बताया है कि मेकाहारा हॉस्पिटल में 161 स्थापित मशीनों में से 50 मशीन की कुछ तकनीकी खराबी है।
कुछ आयु पूर्ण होने के कारण बंद पड़े हैं तथा कुछ मरम्मत योग्य नहीं है। माननीय मंत्री जी के उत्तर का कुछ संशोधित उत्तर मुझे अभी विधानसभा में प्रवेश के दौरान प्राप्त हुआ है, क्योंकि उसमें मैंने वर्षवार भी कॉलम पूछा था, जो छूट गया था वो मुझे दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन मशीनों में से कई मशीन केवल एक संख्या में ही स्थापित किए गए थे, वह भी वर्षों से खराब पड़ी है। छोटी एवं मध्यम स्तर की नई जांच मशीनों के प्रस्ताव भी अधिक समय से लंबित है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि अब तक मशीनों की खरीदी नहीं किए जाने के क्या कारण हैं और विभाग में उपकरणों या मशीनों की खरीदी की क्या प्रक्रिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही लोकहित और मेकाहारा की चिंता की इन्होंने किया है। मैंने जवाब में भी बताया कि 161 मशीनें स्थापित हैं, उसमें से 50 मशीन खराब है और 50 मशीन में 11 के सुधार कार्य चल रहे हैं और 39 ऐसे मशीन हैं जिनका डेट पूरा हो गया है, जिसकी आयु पूरी हो गई है। और उसके खरीदी के लिए 26 मशीनों का जो हमारे CMPSTF मद है उसमें 82 करोड़ रुपए का, मतलब 70 करोड़ का खरीदी कर रहे हैं और 12 करोड़ रुपए का रेगुलर बजट से खरीदी 13 मशीनों कर रहे हैं। इस प्रकार 39 मशीनों का हम खरीदी प्रक्रिया चालू कर दिए हैं और 11 मशीन सुधार कार्य चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले ही उत्तर में पहले ही कॉलम में रेडिएशन अंकोलॉजी विभाग का माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया है, लेकिन अंकोलॉजी एक कैंसर का मशीन होता है पेट। मैं जानना चाहती हूँ, हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा में क्या हमारे पास पेट मशीन जो कैंसर रोगियों के कैंसर की जांच करता है वो नहीं है, या फिर उसे मशीन में उपकरण में गिनती नहीं किए जाते हैं? मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ। वैसे माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं बता दूं टेक्निकल चीज़, आपने जांच मशीनों की बात की है, तो अंकोलॉजी विभाग में जो पेट स्कैन है वो जांच मशीन की श्रेणी में नहीं आता है, वो इलाज की श्रेणी में आता है। फिर भी मैं उसका जवाब दे रहा हूं आपको। ये वही मशीन है जो 20 करोड़ के आसपास की खरीदी की गई थी और पिछली सरकार ने 5 साल पे उसको कुछ नहीं कर पाया माननीय अध्यक्ष महोदय। और चूंकि उसमें रेडिएशन होता है, रेडिएशन वाला वो लगता है अंदर में और वो बाहर से विदेश से आता है, और चूंकि उसकी प्रक्रिया ही बिना स्वीकृति के वो खरीद ली गई थी, और लेकिन हम पूरी तरह से हमारे विभागीय अधिकारियों से बातचीत करके हम उसको जांच को अलग दायरा में रखकर कि उस पर जो गड़बड़ी किया है, जो नियम विरुद्ध खरीदी किए हैं, उस पर जांच भी होती रहेगी, लेकिन उस मशीन को हम चालू करेंगे। और उसके लिए वो जो कंपनी है उसको हम 3 मीटिंग हमारी हो चुकी है माननीय अध्यक्ष महोदय, और उम्मीद है कि जो 8 साल से चालू नहीं हो पाया हो मशीन, 2018-19 की 17-18 खरीदा हुआ मशीन, उसको हम चालू करेंगे और बिल्कुल चालू करने जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि पिछले अभी कांग्रेस सरकार का जिक्र किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मशीन पिछले 9 साल पहले आपके कार्यकाल में खरीदी गई थी। उस समय तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री माननीय वरिष्ठ सदस्य अजय चंद्राकर जी अभी इस सभा में मौजूद हैं। माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगी, 9 साल पहले जो मशीन खरीदी गई थी वो मशीन अभी तक चालू क्यों नहीं हो पाई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने तो 1 मिनट मैं दे लूँ। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने कोई चीज बना दिया तो उस भवन में 5 साल आप घुसेंगे नहीं। माननीय मंत्री जी, आपने जिक्र किया कांग्रेस सरकार का, इसलिए मुझे इसका भी बार-बार नहीं, आपको प्रश्न हो जाए बाकी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब पहले सुन लीजिए पूरा। कार्यकाल के अंतिम समय में माननीय पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी और पिछली सरकार में आपके नेतृत्व में थी, एक अच्छा सोच के साथ तो मशीन को लिया गया था, लेकिन दुर्भावनावश पिछली सरकार ने 5 साल चालू नहीं किया। उसके पूरे रेडिएशन मशीन खराब हो गए। कंपनी विदेशों के हैं, हम उनको बुलाए, उसकी बैठक कर रहे हैं और अब चालू कर रहे हैं। तो ये तो कोई बात नहीं हो कि 8 साल चालू नहीं, 5 साल आपकी सरकार पूरी चली है। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय बस एक पॉइंटेड प्रश्न, उस मशीन को किस प्रक्रिया के तहत खरीदा चलिए, आपका पॉइंटेड है, आप पूछ सकते हैं कुछ। पूछना नहीं है, मैं
माननीय अध्यक्ष जी बहुत पॉइंटेड प्रश्न। नहीं, हर बार आपको खड़ा होना जरूरी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर विषय पे हस्तक्षेप नहीं होता, कोई जरूरी विषय होता है, संदर्भित होता है तो अवसर दे। चलिए, आपका नाम लिया है। अध्यक्ष महोदय, 2 मशीनें खरीदी गई, पेट स्कैन की और गामा एक्सरे। मैंने पिछले 5 साल में कम से कम 5 बार कहा है अलग अलग विषय में, इसमें यदि किसी ने कोई अनियमितता की है तो उसकी जांच की जाए, लेकिन उस मशीन को चालू किया जाए। वो दोनों मशीन चालू होगी तो छत्तीसगढ़ का जो कैंसर डिपार्टमेंट है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, मध्य भारत का सबसे बड़ा कैंसर डिपार्टमेंट बनेगा। अब दूसरी बात बता देता हूँ, आरोप प्रत्यारोप में तो उसमें जांच होनी चाहिए, लेकिन उसमें 1 रुपये का भी भुगतान हुआ है, यदि गड़बड़ हुई है तो आपके समय भुगतान हुई है, उस आखिरी खरीद में उस समय कोई भुगतान उसका नहीं। चलिए, जवाब देने की बोला आप बोले बोला जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रश्न लगा है 16वें नंबर पर है और उसी विषय से संबंधित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलिए। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भोलापुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन जो है 2 साल से बना हुआ है, लेकिन सेटअप नहीं होने के कारण स्वास्थ्य सुविधा वहाँ पर मिल नहीं रहा है। तो मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि वहाँ सेटअप करके वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को संचालित करेंगे क्या? चलो, उसे माननीय अध्यक्ष महोदय उद्भूत तो नहीं होता है, मेडिकल एजुकेशन चल रहा है और हेल्थ का पूछ रहे हैं, इनका क्वेश्चन लगा है। और मैंने कल बाहर में भी आपको बता दिया है कि भवन आपकी सरकार बनवा दी है, सेटअप हुआ नहीं है तो आने वाले बजट सत्र में उसको ले लेंगे। बघेल लखेश्वर क्रमांक 6। बघेल जी को बोलने दो, सीनियर, कम से कम इनको उत्कृष्ट विधायक हैं, उनको अवसर तो दो, आप उसका भी अवसर खा रहे हो। बघेल जी पूछिए आप प्रश्न। मैं मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तृत जानकारी दिया है। और लेकिन जितनी दर संख्या है उसमें से 38,627 का ही स्वास्थ्य परीक्षण हुआ है और इलाज 6,918। बाकी परीक्षण क्यों नहीं हुआ और गंभीर बीमारी जो परीक्षण में पाई गई उसको कहाँ रिफर किए, ये बताने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत ही सीनियर है और बहुत ही चिंताशील हैं और अच्छा क्वेश्चन उन्होंने लगाया है। आश्रम स्कूल छात्रावासों के जांच के आज इनका अलंकरण भी किया जाना है, तो इसके लिए इसलिए प्रश्न का जवाब अच्छा से दीजिए आप, ताकि वो प्रसन्न हो जाए। बिल्कुल माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आदेश उनको प्रसन्न करेंगे हम। तो माननीय माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो 2 प्रकार से ये जो RBSKY योजना के तहत हमारे बस्तर ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में हमारी 324 ऐसे टीम बनाकर हम जांच करते हैं और बस्तर क्षेत्र में भी बहुत अच्छा इस दिशा में विभाग ने काम किया है माननीय अध्यक्ष महोदय। और कुल जो बस्तर संभाग में 3,66,053 जो छात्र हैं उनके विरुद्ध में 2,25,000 हमने परीक्षण किया है। उसमें 43,553 बीमार पाए गए, उसमें से 41,374 लोगों का इलाज हुआ है। साथ ही जो बात आप जानना चाह रहे थे कि कहाँ कहाँ रिफ़र किए गए हैं, तो हम बड़े हॉस्पिटल रायपुर के और हमारे जो अनुबंधित हॉस्पिटल हैं उनमें करते हैं और पूरे बस्तर संभाग में ऐसे जो 6,089 ऐसे सूची दिया हैं जो विशेष हॉस्पिटलों में इलाज किए गए हैं, जिनमें जन्मजात जैसे हार्ट का है, उसके अलावा आँख का है, टीबी है, कान की समस्या है। तो ऐसे जो केसेस हैं 254 क्रिटिकल केसों का भी इलाज किया गया है माननीय अध्यक्ष महोदय। और 254 में मैं एक आध स्टोरी को कोड करना चाहूँगा अगर आपकी अनुमति हो तो। ये सुकमा की एक रोशनी नाग करके बच्ची है जो जन्म से उसका हृदयघात था और 2.5 वर्षीय रोशनी नाग का हमने सफलपूर्वक इलाज कराया। वो आंगनबाड़ी में पढ़ती थी सत्य साई हॉस्पिटल के माध्यम से और वो आज बहुत स्वस्थ है माननीय अध्यक्ष महोदय। इसी प्रकार ललिता यादव दंतेवाड़ा की है जो 12 वर्षीय बालिका है और सांस लेने में उसको बहुत तकलीफ थी, चल नहीं पाती थी और उसका भी इलाज सफल हुआ। ऐसे में पूरे सैकड़ों लोगों की स्टोरी है माननीय अध्यक्ष महोदय। और निश्चित रूप से ये बड़ा सुकून देने वाला होता है जब हमारे बस्तर क्षेत्र के वनांचल के लोगों का हम परीक्षण कर रहे हैं
आपने ध्यान इसमें प्रश्न लगाया है, तो मैं इसको निसंकोच कह रहा हूं कि हमारी क्षमता इसमें और बढ़ेगी। हम विशेष और रिव्यू किए हैं। चलिए, प्रश्नकाल समाप्त। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ राज्य